Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। लेके आ गया हूँ यार आज एक और वीडियो, और आज हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल। आज हम पोटेंशियल निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड कुछ थिन स्फेरिकल शेल्स की वजह से, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से। देखेंगे इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता है और उनके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है। तो टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट, और आज हम करेंगे सिर्फ इन टॉपिक्स की डेरिवेशंस। और जो क्वेश्चंस होंगे ना यार, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसकी जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो अलग से आएगी, लेकिन आज की जो वीडियो है हम टॉपिक करेंगे, सिर्फ डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे वैल्यूज कैसे आती हैं। ठीक है, तो यार पहले ना हम थोड़ा सा इनको डिवाइड कर लेते हैं। इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जो स्फीयर्स होते हैं, इनकी कैटेगरी देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार हमारे जो स्फीयर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं होलो, होलो मतलब खोखले जो होते हैं, और एक होते हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब लड्डू होता है ना यार, पूरा भरा हुआ अंदर तक, वो सॉलिड है। होलो हमारा खोखला अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास स्फीयर्स होते हैं, होलो एक सॉलिड। होलो जो होते हैं अगेन दो टाइप के होते हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और अगेन ये भी कंडक्टिंग और ये भी हमारा नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। देखो कंडक्टिंग के लिए वो वर्ड यूज कर लेता है मेटालिक, ठीक है ना, और इसके लिए वो डाइलेक्ट्रिक भी बोल देता है। ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग तो घबराना मत, डाइलेक्ट्रिक बोले नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है, मेटालिक बोले तो कंडक्टिंग की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यार देखो ये जो जितने भी केसेस थे ना ये होलो में, ये वाला जो केस है कंडक्टिंग होलो, ये वाला जो केस है नॉन कंडक्टिंग होलो, और ये जो केस है कंडक्टिंग सॉलिड, ये तीनों केस एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर जब हम कर रहे थे, हमने इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इन तीनों के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उनके लिए। यानी जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी अब जो क्वेश्चन करेंगे वो कंडक्टिंग के लिए भी होलो, नॉन कंडक्टिंग का होलो और कंडक्टिंग का सॉलिड, वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और ये जो नॉन कंडक्टिंग लड्डू है हमारा सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग लड्डू, इसकी डेरिवेशन अलग होगी। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली पता होना चाहिए आपको। हम इन तीनों केसेस के लिए पोटेंशियल निकालेंगे इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर, और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या आ रही है। ध्यान रखना इन तीनों के केस में वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। तो पेपर में कभी सॉलिड कंडक्टिंग बोल दे, होलो नॉन कंडक्टिंग बोल दे, होलो कंडक्टिंग बोल दे, तो समझ जाना तीनों का एक ही मतलब है, आंसर हमारा सेम है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब एक छोटी सी चीज देख लो, ये जो होलो होता है, होलो की जगह वो कभी कभी थिन स्फेरिकल शेल भी बोल देता है। थिन शेल क्या वर्ड यूज कर लेता है, थिन शेल। तो थिन शेल का मतलब समझ जाना, अगर वो थिन शेल बोल रहा है तो इसका मतलब है वो यही होलो की ही बात कर रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जितनी भी टर्म्स वो यूज कर सकता था हमने देख लिया है। होप करता हूं समझ में आ गया होगा। ये तो हमने बस जो कैटेगरी थी वो आप लोगों को बता दी। अब देखो, अब हम करते हैं डेरिवेशन, जो इन तीनों को कवर कर लेगा, फर्स्ट तीन को, और इसके लिए अलग से डेरिवेशन करते हैं। तो यार चलो फटाफट इसको नोट कर लो और देखते हैं इन तीनों केसेस के लिए पोटेंशियल इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर क्या होता है, क्या इसका ट्रेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लो यार, चलते हैं आगे। तो यार आज की फर्स्ट डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो आप कंसीडर कर लो हमारे पास, ठीक है, अब ये कंसीडर जो मैंने किया है, ये मैंने आपको बताया था पहले तीन के सेम होते हैं। अगर आप इसको सॉलिड कंडक्टिंग भी बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही रिजल्ट देगा। आप इसको थिन स्फेरिकल शेल भी कहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको होलो कंडक्टिंग भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको होलो नॉन कंडक्टिंग कहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के लिए आपका आंसर सेम आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो कंसीडर कर लो हमारे पास ये थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ओके, अब एक पॉजिटिव चार्ज क्यू इसके ऊपर यूनिफॉर्मली, जो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं, मैं दिखा नहीं रहा, ऐसे प्लस प्लस पूरे पर, ये हो गया कैपिटल क्यू। ठीक है, तो एक चार्ज क्यू है। तो सिंपल सा सवाल ये पूछता है कि ये इस चार्ज की वजह से, मतलब ये इसकी वजह से हमारे पास एक आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, इस पॉइंट ए पर जिसकी सेंटर से दूरी आर है, इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये हमारी डेरिवेशन है, और हमें देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यार आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। रिलेशन होता है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल ए टू बी।
ये क्या बताता है? ये बताता है डेल्टा वी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हम ए टू बी जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। ठीक है, माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। हम इसका इस्तेमाल कर हम यहाँ पर हमारा पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो कंसीडर करो हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं। हम कहां से आ रहे हैं? इस पॉइंट पर हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो सपोज करो मैं इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लेकिन हमें तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। दैट्स व्हाई मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। तो कभी भी आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो दूसरे पॉइंट को आप क्या कंसीडर कर लोगे? इन्फिनिटी कंसीडर कर लोगे, तो अपने आप आपको एक पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कोई भी घबराने वाली बातें नहीं है, तो अच्छी बात है। तो अब आप देखोगे मैं कहां से कहां आ रहा हूं, मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको लिखना सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं इन्फिनिटी से ए आ रहा हूं, तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, वी इन्फिनिटी। तो हम कहां से आ रहे हैं? ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? हम ए से आ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी, और ये बी पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है, क्योंकि हम इन्फिनिटी टू ए जा रहे हैं, एंड दिस इज माइनस। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पुट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैप्टर में पहुंचे तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। के पता है ना क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना लंबा लिखना ही क्यों है? के ले लो उसको, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज डीएल। अब प्रॉब्लम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मैंने डॉट हटाया तो यहां पर कॉस आएगा। अब सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है भैया। बहुत लोग इसको 0 डिग्री ले लेते हैं एंगल को। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है भैया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब एक बात बताओ, मैं कहां से आ रहा हूं? मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूं भाई, मैं इन्फिनिटी से ए आ रहा हूं। तो जो डीएल है यहां पर, ठीक है, मान लो किसी भी पॉइंट पर डीएल है, वो किस डायरेक्शन में है? इधर। ये डीएल ना, डीएल मेरी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भाई साहब एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 लगाऊंगा, cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 कितना होता है? -1। तो cos 180 की जगह -1 लिख दूं। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यानी ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। अब ये भी इन्फिनिटी 0, तो हमारा ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, के क्यू बाय आर स्क्वायर डीएल। प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते, यहाँ डीएल है और यहाँ आर है, तो क्या करें फिर? डीएल और आर स्क्वायर हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम क्या, कैसे सॉल्व करें इसको? देखो एक बड़ी सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? एक बात बताओ, अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो, ठीक है, एक बात बताओ, हम इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है या इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है? ऑफ कोर्स हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हम इधर से मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इधर से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं जो कि आर है, तो dr किधर बनेगा? इधर बनेगा। और ये जो dl वेक्टर है ये किधर है? इस तरफ है, क्योंकि dl मेरी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी से इधर हो रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं ध्यान से, अगर मैं ये पॉइंट पर पहुंच गया और अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं आगे, तो dl किस तरफ होगा? मान लो मैं dl मूव कर गया इधर, तो dl की डायरेक्शन इधर है, e की डायरेक्शन इधर है, तो मैंने 180 ले लिया। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं dr देखूं किस तरफ है, जो कि dr क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मैं r डिस्टेंस इधर मेजर कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में मुझे यहां से मेजर करना है, सेंटर से यहां तक। ये डिस्टेंस r दिया था ना, यहां से यहां तक। तो अगर मैं मेजर करूंगा इस डायरेक्शन में, तो dr की वैल्यू किस तरफ होगी? dr की डायरेक्शन dl के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर आप देखो दोनों में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो dl की जगह मैं -dr पुट कर सकता हूं, ठीक है। अगर आपको और आसानी से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट हमारा सेंटर है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। मान लो 0 और a के बीच में हमारा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था। मान लो अगर आप यहां से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हो, r का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। देखो अगर मान लो 10 सेंटीमीटर था, अगर मैं इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा तो अब 10 की जगह वो 9 रह गया। मैं 1 सेंटीमीटर और बढ़ा तो r 8 रह गया। मतलब dl जितना बढ़ेगा, r का जो डिस्टेंस है dr उतना घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि dl को बढ़ने को अगर मैं प्लस ले लूं, तो dr के घटने को मैं माइनस ले सकता हूं।
तो यार ऑफकोर्स सी बात है मैं यहां डीएल की जगह यहां माइनस डी आर यूज कर सकता हूं 100%। देखो भाई साहब ये लॉजिक है करेक्ट वाला, एंगल जीरो नहीं लेना। मैं मानता हूं अगर आप एंगल जीरो लोगे आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि अगर आप cos जीरो डालते हो तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, मेरा एंड में माइनस ही आ रहा है। लेकिन लॉजिक पता होना और आंसर सही निकलने में फर्क होता है, ठीक है। आंसर वहां से भी निकल जाता लेकिन लॉजिक गलत है। लॉजिक ये वाला सही है, क्योंकि आप इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड ना होकर आप इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड थे। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डीएल को माइनस डी आर, क्योंकि आप डीएल को इधर मेजर कर रहे हो, डीआर को इधर मेजर कर रहे हो, बट आप यहां पर एंगल जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। आपको दिखाना पड़ेगा कि डीएल शुड बी माइनस ऑफ डीआर। और आप छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा सकते हो, कैसे कि अगर आप 1 सेंटीमीटर इधर, जितना आप एल में आगे बढ़ोगे उतना आप आर में घटोगे। जितना आप एल में आगे बढ़ोगे, डिस्टेंस एल है ना, जितना आप एल में बढ़ोगे तो देखो आर घट रहा है, तो जितना आप एल में बढ़ोगे उतना आप आर में घटोगे, तो डी एल की जगह माइनस डी आर डालोगे। ये करेक्ट लॉजिक है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये बाकी कहानी आपको आती है, तो इट विल बी माइनस के क्यू। अब आप जानते हो डी आर बाई आर स्क्वायर, अब ये आर स्क्वायर ऊपर जाके आर की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय आर, पता है ना, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो वो माइनस आ गया और आर की पावर -1 नीचे आ गई। ये इंटीग्रेशन आपको आता है, तो माइनस माइनस प्लस इट वुड बी के क्यू बाय आर एंड दिस इज इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू बाय अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, आर पे है, तो आर तो वहीं लिखा ही हुआ है, माइनस इन्फिनिटी 1/∞ डलेगा तो 1/∞ 0 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर। इसका क्या मतलब है के क्यू बाय आर का, अगर आपने कभी पढ़ा होगा पोटेंशियल, मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर। और इसका रिजल्ट भी वही आ रहा है, के क्यू बाय आर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा चार्ज है क्यू जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो रिजल्ट निकल रहा है ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। तो रिजल्ट जो आया वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो देखो ये रहा ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, ठीक है ना। तो कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, पेपर में अगर पूछ ले कि प्रूव करो कि स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो आप ये रिजल्ट निकाल के दिखा दोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के दिखा दोगे तो भी माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज की वजह से यही होता है। और अगर आप पोटेंशियल की फॉर्म में दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये रिजल्ट आ गया आपका। तो बाहर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर, सिंपल है। तो फटाफट इसको नोट कर लो और प्लीज इस लॉजिक को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि जैसे जैसे आप एल को बढ़ाओगे ये आर घटता चला जाएगा। देखो हाथ को देखो, अगर एल आप इधर बढ़ाओगे तो आर घटता जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डीएल को माइनस डीआर। ये लॉजिक सही है। नेवर टेक दिस एंगल 0 डिग्री, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलो नोट करो फटाफट। तो यार पीछे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार, तो थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा नॉइज आ सकता है, तो थोड़ा सा प्लीज उसको इग्नोर करना। सारा दिन काम चलता रहता है यार, मैं वेट करता रहता हूँ कब आवाज बंद होगी, लेकिन वो बंद नहीं होती। इस चक्कर में वीडियो भी नहीं बन पाती। तो कोशिश करूंगा यार नॉइज कम से कम आए, लेकिन बहुत तेज चल रहा है यहीं पर, तो थोड़ा सा यार इग्नोर करना है इस वीडियो के लिए। तो यार देखो अभी हमने आउटसाइड निकाला था, ध्यान रखना ये जो केस मैं करवा रहा हूँ ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। वो जो स्टार्टिंग के 3 लिखे थे ना मैंने, ठीक है, वो जो थिन स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड के लिए भी है ये, लेकिन जो कंडक्टिंग वाला है, नॉन कंडक्टिंग का बस अलग है। तो ये तीनों केस के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी मैंने आपका बाहर निकाला पोटेंशियल, अब हम अंदर निकालेंगे इस ए पॉइंट पे। ये पॉइंट पहले बाहर था, अभी अंदर आया। तो जब पॉइंट बाहर था आउटसाइड, तो पोटेंशियल क्या आया, के क्यू बाय स्मॉल आर। जब पॉइंट हमारा बाहर था और ये डिस्टेंस उसका आर था। अब सोचो अगर इस पॉइंट को मैं सरफेस पे शिफ्ट कर दूं तो ये डिस्टेंस कम होता 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 कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा ये। और ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस ही तो है। तो अगर मैं बोलूं सरफेस पे क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, सिंपल, ठीक है ना। तो अब इसको रब कर देते हैं, सरफेस का आपको पता चल गया क्या होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो अगर हमें पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है, अगेन सिंपल वही काम करूंगा मैं इंफिनिटी से आऊंगा, इंफिनिटी से ए तक आऊंगा, ठीक है, इंफिनिटी से ए तक आऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है, आप ध्यान से देखोगे, अब मैं इंफिनिटी से ए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। पूछो क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन मैं किसको कर रहा हूं, ई डॉट डीएल को, है ना, ई डॉट डीएल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक तो सब कुछ सही है, पूरा एयर है, हम बाहर है।
लेकिन अब मैं इस शेल के अंदर आ गया हूं। जब मैं शेल के अंदर आ गया हूं तो मुझे नहीं पता कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है कि नहीं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी हो सकती है। अगर मैं यहां से यहां तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे ब्रेक आ चुका है, तो अगर यहाँ ब्रेक आ गया है तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर ले। कहने का मतलब है इस पूरे रास्ते को दो भागों में तोड़ दो, पहले इंफिनिटी से एस तक, फिर एस टू ए तक, दो इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ब्रेक आ जाए तो आप अपने इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर सकते हो। थोड़ी मैथमेटिक्स भी आनी जरूरी है, और अगर आप 12th में हो तो इंटीग्रेशन में आप ये सब पढ़ लोगे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी एल, और हम कहां से कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो मैंने क्या सिखाया था लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू ए। अब देखो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ना है अब आपको। पहले कहां से कहां टूटेगा, इंफिनिटी टू पॉइंट एस, तो दिस इज इंफिनिटी टू पॉइंट एस ई डॉट डी एल, इसको E1 कह दो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। फिर से माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगाया ना, तो माइनस प्लस माइनस, अब एस टू ए जाएंगे हम। वेरी गुड, हम कहां जाएंगे, अब हम एस टू ए जाएंगे, दिस इज E2 डॉट डी एल, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब वी इंफिनिटी 0 होता है तो पोटेंशियल एट ए, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो मुझे ए पे पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस टर्म को देखो ध्यान से, ये टर्म आपको क्या दे रही है, ये टर्म आपको क्या बता रही है, आप इंफिनिटी से एस पर आ रहे हो माइनस ई डॉट डी एल, तो क्या ये आपको पोटेंशियल एट एस दे रही है। आप उसको साइड में देख लेते हैं एक बार, इसका मतलब क्या है, आप इंफिनिटी टू एस जा रहे हो, मतलब वी एस माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू एस ई डॉट डी एल, यही तो है ना। ई डॉट डीएल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इंफिनिटी टू एस जा रहे हैं तो वी एस माइनस वी इंफिनिटी 0, तो ये वी एस ही तो दे रहा है, देखो, तो दिस इज वी एस एंड दिस इज माइनस। अब आप जानते हो इसके अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो E2 की वैल्यू 0, तो ये इंटीग्रल क्या हो गया 0, इंटीग्रल हो गया 0, तो यानी वी ए किसके बराबर आ गया, वी एस, बहुत ही बढ़िया, वी ए किसके बराबर आ गया, वी एस, और वी एस की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय कैपिटल आर। अरे ये क्या आया, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम सेंटर से किस डिस्टेंस पे थे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर थे, ए पॉइंट को अगर आप देखो हम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, लेकिन हमारा रिजल्ट कितना आया, कैपिटल आर। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, मैंने कैपिटल क्यू लिया है तो यू टेक कैपिटल क्यू, टेक दिस कैपिटल क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर आप इसके अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल निकालोगे यू विल गेट द सेम आंसर के क्यू बाय आर। देख लो, अगर हम यहां भी निकालते तो भी मैं इंटीग्रेट करता यही सब आता। तो यानी आपने कंक्लूजन में लिख लेना कि शेल के अंदर या फिर वो सॉलिड हमारा स्फीयर हो कंडक्टिंग वाला, या फिर हमारा होलो स्फीयर हो, तीनों का केस एक ही है ये। उस केस में पोटेंशियल जो होता है इनसाइड कांस्टेंट, के क्यू बाय आर कांस्टेंट रहेगा, देखो रेडियस आ रही है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी ये आंसर मत लिख देना के क्यू बाय स्मॉल आर, ये बाहर काम करता है लेकिन अंदर काम नहीं करता, अंदर सिर्फ एक रिजल्ट काम करेगा। तो बस आपको ये देखना है कि अगर पॉइंट आपका अंदर है या सरफेस पे है तो आंसर विल बी सेम के क्यू बाय आर, अगर बाहर है तो वो पीछे वाला लगेगा जो फर्स्ट में डिराइव किया, के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, और स्मॉल आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है पॉइंट का सेंटर से। तो ये आ गया आपका आंसर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यानी पोटेंशियल जो होता है इनसाइड वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल के क्यू बाय आर है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, यानी आपने वो तीनों केस पढ़ ली। मैंने बार बार बोल रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंडक्टिंग का क्या है, नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं। आपके पास अगर होलो है या थिन स्फेरिकल शेल है तो भी केस यही है, इनसाइड और आउटसाइड का। अगर आपके पास सॉलिड भी है कंडक्टिंग वाला तो भी केस यही है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का लड्डू का केस अलग होता है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। अब इसका ग्राफ देख लो, छोटा सा सिंपल सा आपको आता होगा। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, r इक्वल टू आर, ये पोटेंशियल है और ये हमारा डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम सरफेस पे आ गए हैं, मतलब यहां से चलते चलते हम सरफेस पे आ गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अंदर तो हम कांस्टेंट पे,
फिर हम कहाँ आ गए, हम सरफेस पे आ गए, R इक्वल टू आर, और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आ गया के क्यू बाय आर होता है ना, तो देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, उसका ग्राफ ऐसा होता है। और यहाँ पर क्या है, के क्यू बाय कैपिटल आर, ये कांस्टेंट है, तो देखो सीधी लाइन है, आप इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे वैल्यू सेम मिलेगी, ये मैं बता चुका हूँ। और जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो ये डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो पेपर में आपसे ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है ना, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें से आपको ये ग्राफ पूछ सकता है। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सा सवाल था, आपने हल कर लिया और ये आ गया आपको उसका ग्राफ, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है लाइन से, ये इनसाइड है, मतलब हम अंदर है, ये सरफेस है और ये बाहर है, ओके। तो होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा, लॉजिकली आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे वो तीनों केस कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले केस पे, जिसमें हम लड्डू नॉन कंडक्टिंग लेंगे और देखते हैं उसमें और इनके आंसर्स में क्या डिफरेंस है। फटाफट नोट कर लो, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो 3 केस कर लिए हमने, अब हम चलते हैं अपने चौथा जो लास्ट केस है हमारा, वो आता है हमारा जो स्फीयर था हमारा सॉलिड, जो सॉलिड था और मतलब लड्डू जैसा, और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वाले का तो पीछे वाला वैसे ही है। चलो नॉन कंडक्टिंग मतलब, यार ये थोड़ा सा शोर आ रहा है, प्लीज इग्नोर करना है यार, सारा दिन चलता रहता है काम। चलो यार देखो, नॉन कंडक्टिंग हमारे पास एक स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, भैया अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट है, लड्डू है ना, लड्डू अंदर तक पूरा भरा हुआ है, चार्ज भी ऐसे भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरे यूनिफॉर्म जो वॉल्यूम है उसकी पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ है, सरफेस में वॉल्यूम में अंदर तक। तो क्यों आ गया हमारे पास चार्ज? अगेन वही काम करना है हमें जैसे हमने पीछे किया, इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल निकाला, इसमें भी हम एक एक करके इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आउटसाइड निकालते हैं, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं बाहर ए, इसके स्मॉलर डिस्टेंस है, इस पे हम क्या निकालेंगे, इस पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। करने का तरीका सेम है, कुछ नहीं बदलेगा, हम इंफिनिटी से आ रहे हैं तो डीएल इस तरफ है, और अगेन मैंने भी क्लियर किया था कि डी आर इस तरफ है, ठीक है। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला वही लगाना है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस, हम कहां से कहां आ रहे हैं जल्दी बताओ, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, दिस इज ई डॉट डी एल, अच्छी बात है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करती है, एंड दिस विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगी, ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और आंसर दे देगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड दिस विल बी डीएल। और एंगल कितना है, cos 180, ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है हमारी अवे, तो 180 डिग्री, तो cos 180 -1, तो माइनस माइनस ये हटके प्लस हो जाएगा, सिंपल, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी वी ए, यहां लिख लेते हैं यार, दिस इज वी ए। एंड अब आप जानते हो डीएल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस डी आर, मैंने पहले समझा दिया आपको, तो यहां जगह माइनस डी आर। अब देखो बी ए की जगह यहां पर माइनस के क्यू को बाहर कर दो, और बाकी का काम सेम है, आपको इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी टू ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/r स्क्वायर का -1/r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस आया और इसमें से माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी के क्यू बाय आर, इट विल बी के क्यू बाय आर। यार ये मैथमेटिक्स तो आप कर सकते हो, पहले भी करवा दिया, सेम ही है, दिस इज इन्फिनिटी टू ए एंड इट विल बी वी इक्वल टू के क्यू, 1/a की वैल्यू डालोगे तो ये r है, तो ये 1/r आ गया, फिर माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/∞ 0 होता है। यार कितना शोर आ रहा है, 1/∞ 0, तो इट विल गिव वी ए इक्वल टू के क्यू बाय आर। अरे ये आंसर तो बिल्कुल सेम है भैया, आउटसाइड का तो इसमें भी सेम ही आ रहा है, के क्यू बाय आर, यानी इसमें भी हमारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और हमें आंसर क्या दे देगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इन आउटसाइड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड वाले में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड वाले का भी वही आया आंसर, प्रॉब्लम आएगी अब इनसाइड में, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यार देखो आउटसाइड के लिए हमारा आंसर क्या आया, के क्यू बाय आर। अब देखो अगर ये पॉइंट सरफेस पे होता तो ये डिस्टेंस आर कम होते 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 क्या रह जाता, ये डिस्टेंस रह जाता विच इज कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना आ जाता, के क्यू बाय कैपिटल आर, जैसे पिछली बार आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज
के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे इनसाइड वाली डेरिवेशन पर। तो यानी ये हमारा सरफेस हो गया, पोटेंशियल एट सरफेस, और अब हम यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट, या अब हम ले लेते हैं एक पॉइंट ए, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, इसको डिस्टेंस को आर बोल देते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो अगेन मैं क्या करने वाला हूं, अगेन मैं इन्फिनिटी से आऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बार फिर मेरा इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाली लगेगी और यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली लगेगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और हम इंटीग्रेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल का कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन चेंज हुआ है, और जब फंक्शन हमारा चेंज होगा तो हमें इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को अब मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर से फॉर्मूला वही, मैथड जरा भी चेंज नहीं होगा। क्या करेंगे, ई डॉट डीएल, तो डेल्टा वी कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए माइनस ई डॉट डीएल, सिंपल। तो डेल्टा वी का क्या मतलब है, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी तो जीरो होता है, बिल्कुल वही। एंड अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इन्फिनिटी टू एस तक, और ई वन डॉट डीएल, और माइनस इन्फिनिटी टू एस टू ए, दिस इज ई टू डॉट डीएल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो काम क्या करेंगे, अब वी ए क्या है हमारे पास, वी ए इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये वही चेंज हो रहा है, द पोटेंशियल एट एस दे रहा है, ये देखो, ये मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, ये पोटेंशियल एट एस है, देखो इन्फिनिटी टू एस ई वन डी एल, तो पोटेंशियल एट एस, तो ये वी एस है, सिंपल। एंड दिस इज माइनस। यार अगर आप इस माइनस को देखोगे, अब देखो जो हमने लॉजिक लगाया था ना कि ये डीएल और ई के बीच में एंगल 180 है, और फिर हम डीएल को डी आर माइनस डी आर लिख लेते, वही लॉजिक यहाँ लगाना है, क्योंकि मैंने ना पॉइंट यहाँ ले लिया, पॉइंट मुझे यहीं लेना था, तो तब आपको ज्यादा समझ में आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो लॉजिक उसमें लगाया था वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर जा रही है। ठीक है, और डीएल भी हमारी डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल हम वही 180 लेंगे और वही काम करेंगे जो हमने उसमें किया था। तो मैं इसमें दोबारा करके नहीं दिखा रहा, वैसे ही उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, अगेन वही, दिस इज एस टू ए। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का लोचा है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है इस बार। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार है के कैपिटल क्यू आर अपॉन आर क्यू। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होती है वो होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, आर क्या होता है, स्मॉल आर जो डिस्टेंस है, और कैपिटल आर रेडियस होती है। इट विल बी, अब यहाँ पे डीएल लिखूंगा, और कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ पे डीएल ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया था, डीएल की जगह माइनस डी आर पुट किया था, तो जब माइनस डी आर पुट करूंगा, क्योंकि डीएल इक्वल टू माइनस डी आर है, तो माइनस डी आर फिर से माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट विल बिकम के क्यू आर, जो कॉन्स्टेंट हमको डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं, के क्यू बाय आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ एस टू ए, एंड इट विल बी आर डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो आर स्क्वायर बाय 2 होगा, इट विल बी आर स्क्वायर बाय 2 एस टू ए। अब लिमिट डालेंगे, देखो ए जो डिस्टेंस है ए, ये हमारा आर है, तो दिस इज आर स्क्वायर बाय 2 को भी बाहर कर दो, तो दिस इज आर स्क्वायर। और जो हमारा एस है, देखो एस सरफेस है, तो सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हमारा पोटेंशियल आर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहां पर क्या पुट कर दोगे, वी एस की जगह के क्यू बाय कैपिटल आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, माइनस माइनस प्लस के क्यू। अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब से कटेगा, तो याद आएगा के क्यू बाय 2 आर, के क्यू बाय 2 आर। अब इसको देखो, ये के क्यू बाय आर है और ये के क्यू बाय 2 आर है, इसको एलसीएम ले सकते हैं इसका। यार नॉइस को थोड़ा इग्नोर करो, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो वी ए की वैल्यू अगर आप इसको देखोगे के क्यू बाय आर, के क्यू बाय 2 आर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के क्यू बाय 2 आर, है ना। इन दोनों को एलसीएम ले लिया और दिस विल बिकम के क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की क्यूब। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। तो मैं इसको रब कर देता हूं और आपको यहां मिल जाएगा पोटेंशियल एट ए इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3/2 के क्यू बाय आर कॉमन लेते हो, वट विल यू गेट, यू विल गेट 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे के क्यू बाय 2 आर, दिस विल बिकम 3 माइनस, और ये बचेगा आर स्क्वायर बाय आर क्यूब।
आर स्क्वायर, यहां से मैंने आर कॉमन लिया तो यहां से आर कॉमन आया और यहां से आर स्क्वायर बच गया, तो इट विल बिकम के क्यू बाय 2r, इट विल बिकम 3 माइनस के क्यू बाय 2r, के क्यू बाय 2r, यस दिस इज द करेक्ट। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ए पर, ठीक है। तो एक बार मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें फिर कंफ्यूज मत होना, जैसे हमने पहले लॉजिक लगाया था वही था कि मैंने डीएल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, तो 180 लिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, और मैंने फिर बताया था किस लॉजिक से डीएल डीआर के माइनस बराबर होता है, तो वही लॉजिक यहाँ लगाना है, लॉजिक समझा चुका हूं, ठीक है। तो वापस लगाना है यहाँ पर और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ये पॉइंट यहाँ ले लेना, इस यहाँ पर इसी लाइन पर ले लेना, और इस इन्फिनिटी को यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हमने डीएल को डी माइनस डीआर ले लिया, क्योंकि सर आपने तो पॉइंट यहाँ लिया, कोई बात नहीं, पॉइंट यहाँ लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पॉइंट यहाँ लेते हैं तो मैं इन्फिनिटी से यहाँ से लाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ लेते हो तो यहाँ से लेके आओ, लॉजिक वही है, लॉजिक कभी नहीं बदलता फिजिक्स में, क्लियर हो गया ये। चलो अब एक बात बताओ, मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पे निकालना है मुझे, सेंटर मान लो ये ओ सेंटर है, तो सेंटर के लिए जो आर डिस्टेंस है ये खत्म होता होता 0 हो जाएगा, तो इसको अगर मैं 0 कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाय आर, ये 0 हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना था, के क्यू बाय आर, इसका क्या मतलब है, ओ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एस, कितना ज्यादा है, देखो 1.5 गुना ज्यादा है, ये 1.5 टाइम्स है, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि वी ओ इक्वल टू 3/2 टाइम्स के क्यू बाय आर की वैल्यू कितनी है, बी एस, तो ये आप बी एस लिख सकते हो। तो यानी पोटेंशियल ऊपर ज्यादा है, और जैसे ही आप सेंटर से आगे बढ़ोगे पोटेंशियल घटता ही चला जाएगा, यहां तक भी घटेगा, और फिर उसके आगे बाहर भी घटेगा, ठीक है। घटने का लेवल अलग होगा लेकिन घटेगा, डिक्रीज होगा सेंटर से अगर आप बढ़ते हो, ये आपको बता रहा है आपका रिले। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, सेंटर पे कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट था, डेरिवेशन थी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आता है आईटी एडवांस के क्वेश्चंस में, और होप करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा लॉजिक, ठीक है ना। चलो यार अब इसका ग्राफ देखते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। ग्राफ क्या है, ग्राफ वही सिंपल ग्राफ होगा हमारा, यहाँ पे हम एक डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल और ये आर। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये सरफेस वाला पॉइंट होता है, ओके। ये लेफ्ट पे हम इनसाइड होते हैं और बाहर हम आउटसाइड होते हैं। तो अगर आप इनसाइड के लिए ग्राफ दोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए ये कुछ ऐसा होता है यार, कुछ ऐसे ही डिक्रीज करता है, ड्राइंग पे मत जाना, मतलब होता है अप्रोक्सीमेट ऐसा ही होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा आपका 3/2 के क्यू बाय आर, ये आपका सेंटर है, ठीक है ना। ये देखो रेडियस 0 है ना, यहाँ पे r 0 है, तो r 0 का मतलब कहाँ है, हम r 0 का मतलब हम सेंटर पे, और जैसे जैसे हम यहां तक चलते जा रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट है सरफेस, तो ये पॉइंट आपको दे रहा है 3/2 के क्यू बाय आर, सरफेस पे आ गया। अब जब सरफेस से बाहर निकलते हैं तो कैसे डिक्रीज होते हैं हम, के क्यू बाय आर स्मॉल आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली का तो आप जानते हो ऐसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जेईई एडवांस में पूछा गया था यार, ये जो ऊपर वाले का जो ग्राफ है कुछ ऐसा सही है, ऐसा ही होता है, तो जाकर देख लेना एक बार एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट होता ऐसे ही कुछ है। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से जज कर लोगे कि कौन सा सही है, ठीक है। तो दोनों में ही डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे, बट तरीका अलग अलग है क्योंकि इक्वेशंस अलग है। तो ये ऐसे होगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। होप करता हूँ यार आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा। तो इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंफ्यूजिंग ज्यादा होते हैं बच्चों के लिए, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।